नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और बेशक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी सारी खबरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, विजय तिलक में देख रहे हैं। और इसी क्रम में आपको एक बड़ी खबर दें कि हिजाब पर जारी सियासी घमासान में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और इसमें वो कह रहे हैं कि हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी, कलेक्टर भी बनेंगी, बिजनेसमैन और एसडीएम भी बनेंगी। उन्होंने कहा कि शायद उस दिन तक मैं जिंदा न रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस विषय पर खुलकर बयान दिया हो। इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाली बच्चियों की वो तारीफ कर चुके हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं और कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। इस बयान पर आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। शुक्ला जी, ये जो बयान अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि वो एक दिन हिजाब पहन के कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा और कलेक्टर भी बनेगा और बिजनेसमैन भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, एसडीएम भी बनेगा, और देखते हैं कौन उनको रोकता है, इस पर आपके दल की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग शुरू से जिस बात को कह रहे थे ओवैसी के इस बयान में उसको पुष्ट किया है। हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये विवाद नहीं है, साजिश है। और साजिश अब सामने आ रही है कि क्यों किया गया है। पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस हिंदुस्तान में हिजाब प्रतिबंधित हो गया, जबकि एक स्कूल में क्या यूनिफॉर्म होगा, सभी स्कूलों में क्या यूनिफॉर्म होगा, या विभिन्न संस्थाओं में जो यूनिफॉर्म होगा उसको लेके डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन ये साजिश की जा रही है। एक तो चुनाव को देखकर की जा रही है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा। और संविधान में सबको जो सुविधा प्राप्त है वो किसी को भी प्राप्त है। तो केवल ये कहना कि हिजाब वाला बनेगा, कहना क्या चाहते हैं। और मेरा एक और भी एक बात में कहनी है, साफगोई से कहनी है कि आप देख लीजिएगा जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं नजर आएगी, एक भी वो रिएक्शन नहीं देंगे ओवैसी के इस बयान पर। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जो आप जिन दलों की ओर इशारा कर रहे हैं, जब उनके नेता या प्रवक्ता से हम बात करेंगे तो आपकी ये बात जरूर उनके सामने रखी जाएगी मनीष जी। लेकिन ये विवाद आप आगे कहां तक जाता देख रहे हैं और आपका दल कैसे इसको अपोज करेगा, कैसे प्रोटेस्ट करेगा इसका? नहीं, देखिए, हम क्यों अपोज करेंगे, मामला उच्च न्यायालय में है। न्यायालय तय करेगा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है कि नहीं है। हमको लगता है कि इसमें इतनी हायतौबा मचाने की क्या जरूरत है। कोर्ट तय कर देगा, इस्लाम का अनिवार्य अंग होगा तो उसके अनुसार निर्णय लेगा कोर्ट, नहीं होगा तो उसके अनुसार कोर्ट निर्णय लेगा। देखिए, हम लोग भी जानते हैं अनिवार्य अंग है या नहीं है, लेकिन टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मामला विचाराधीन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ल कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन जैसा कि बीजेपी कह रही थी कि एक कॉन्स्पिरेसी है ये बताने की कि भारत में जो इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, वो सामने आ गया इस बयान के साथ। बहरहाल, असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने असदुद्दीन ओवैसी पर वार किया है। कहा है ओवैसी की सोच कट्टरवादी है। राकेश त्रिपाठी, भाजपा के प्रवक्ता, देखिए क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। इससे पहले कल अलीगढ़ की सपा नेता ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया था। अलीगढ़ की सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब को हाथ लगाने वालों का हाथ काटने की धमकी दे दी थी और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत भी धीरे धीरे गर्म होती दिखाई दे रही है। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब पर सपा नेता के बिगड़े बोल। अगर हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हिजाब को हाथ लगाया तो काट देंगे हाथ। या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी में बढ़ाई गर्मी। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की तपिश अब यूपी में भी महसूस की जाने लगी, जहां पर हिजाब को लेकर अलीगढ़ की सपा नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। अब आपको सपा नेता रुबीना खानम का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो हिजाब को हाथ लगाने वालों के हाथ काटने की बात कहती दिख रही है। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। वहीं सपा नेता रुबीना खानम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद एबीपी गंगा ने जब रुबीना खानम से इस बयान को लेकर सवाल किया तो आप खुद देखिए कि कैसे वो अपनी बात को दोहराते हुए दिखाई दी। बेहद तल्ख अंदाज में सपा नेता रुबीना खानम ने हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी भी दे डाली और साफ साफ कहा कि अगर कोई भी हिजाब को हाथ लगाएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने संविधान से ऊपर उठकर कोई बात नहीं कही। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हमारे आंचल पर हाथ डालोगे, अगर हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सपा नेता रुबीना खानम के इस विवादित बयान को लेकर अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने भी बयान दिया है। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा कि सपा की महिला नेता हिजाब को लेकर जिस तरह के बयान दे रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्हें मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। जो महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा जो बोल रही हैं, उन्हें समझ नहीं है किस मानसिकता से बोल रही हैं। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरह के बर्ताव देने से पहले सोचना चाहिए मैं बोल क्या रही हूँ। केवल चमकने के कारण ऐसे बयान देना ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और स्वयं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और जहां हिजाब को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कर्नाटक में उठे विवाद को सियासतदानों की साजिश बता रहे। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जाहिद हिजाब को हजारों साल पुरानी तहजीब बता रहे और इस पर उठे विवाद को वोट का चक्कर करार दे रहे। हजारों साल और सैकड़ों साल से चली आ रही है। सिवाय इलेक्शन के मौके पे अपना कोई नोट बनाने या कंट्रोवर्सी पैदा करना या हिंदू मुस्लिम का प्रकरण खड़ा करना, इसके अलावा इसकी अलावा कोई जहनियत नहीं है। वरना अगर कोई अपने मजहब के मुताबिक तिलक लगाए, जनेऊ पहने या क्रॉस लटकाए या पगड़ी पहने या कृपाल लटकाए या कोई और इस तरह के काम करे जो उसको समझ में आता है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मामला गर्म दिख रहा है, जहां पर शुक्रवार को बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये लोग हिजाब पर प्रतिबंध की मुखालफत कर रहे थे। हिजाब पर प्रतिबंध का विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस पर दिए गए भड़काऊ बयानों को
कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में रैली है। 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान है। चौथे चरण में प्रचार का अंतिम दिन है 21 फरवरी और उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में रैली है। चौथे चरण में ही लखनऊ में चुनाव है। 21 फरवरी प्रचार का आखिरी दिन होगा और उस दिन वो रैली करेंगे लखनऊ में। बड़ी अपडेट, शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर है। शैलेश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस रैली के बारे में? देखिए, लखनऊ में चौथे चरण का मतदान है और 23 फरवरी को मतदान होगा। 21 फरवरी को मतदान के लिए प्रचार का अंतिम दिन है और इसीलिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया वो मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल वो 21 तारीख को लखनऊ में रहेंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से, और यहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विभिन्न विधानसभा सीटों पर, अगर बात करें 9 विधानसभा सीटें हैं देखिए लखनऊ में, तो उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल का ये कार्यक्रम होगा जिसमें और भी कई पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे। फिलहाल कार्यक्रम के बारे में अभी जो समय है वो नहीं बताया गया है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनसे कार्यक्रम की जगह को लेकर, समय को लेकर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो होती है जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रत्याशी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसके खर्च में इन सारी चीजों को जोड़ा जाता है। ऐसे में प्रत्याशियों से इसकी जगह को लेकर और बाकी चीजों को लेकर अभी चर्चा चल रही है। और उसके बाद में हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो उनका कार्यक्रम होगा वो दिन में 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में कोई समय जो है वो फिलहाल अभी सामने आ रहा है, लेकिन समय पर और जगह पर अंतिम मोहर नहीं है। 9 विधानसभा सीटें हैं जहां के लिए मतदान होना है 23 फरवरी को। सभी जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी ताकत को झोंका हुआ है वहां पर, और इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ में होंगे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके लिए समा बांधने का काम करेंगे, हवा बनाने का काम करेंगे। लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये 23 फरवरी को मतदाता जो है वो तय करेगा। इससे पहले कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लखनऊ में ही अरविंद केजरीवाल ने एक सभा की थी, रोजगार गारंटी रैली जो थी उसका आयोजन किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने स्मृति उपवन में, और यहाँ पर उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र के वादे थे उनको बताया था। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो लखनऊ आने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेश इन जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा पर विजय तिलक देख रहे हैं आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में कल वोटिंग होनी है और सभी 9 विधानसभाओं के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। बरेली कॉलेज से मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग बूथ पर भेजा जा रहा है और सभी पोलिंग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। बरेली में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर आज से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली कॉलेज में और आप देख सकते हैं तमाम मतदान कर्मी यहां पर मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और ये सभी लोग यहां से अपनी अपनी जो ईवीएम मशीन है और जो यहां की सामग्री होती है उनको लेके जा रहे हैं। बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा ओमकार सिंह नाम है सर। जी जी, कहाँ ड्यूटी लगी है आपकी? मेरी बिथरी चैनपुर में, सूदनपुर गाँव में लगी। सूदनपुर गाँव में ड्यूटी लगी है, तो ईवीएम लेके जा रहे हैं? हाँ, ईवीएम लेके जा रहे हैं। 143 बूथ नंबर है हमारा। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जगपाल। कहाँ ड्यूटी लगी है? ड्यूटी सर हमारी बिथरी चैनपुर विधानसभा 123। चलिए, तो देखा आपने जो मतदान कर्मी हैं ये ड्यूटी इनकी लगी है। एडीएम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारी, सर किस तरीके की तैयारी है आज से पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही है? ताकि यहाँ पे सभी पोलिंग पार्टियाँ के लिए बसों से व्यवस्था की गई है, उनके साथ फोर्स भी होगी। और ये जो आप देख रहे हैं कि हर काउंटर बनाया गया है कि वो एक एक काउंटर से 25-25 बूथों के लिए सामग्रियाँ बांटी जा रही हैं कि जैसे जैसे क्रम से वो आते जाएंगे अपनी अपनी ये यहाँ से ईवीएम और मतदान सामग्री प्राप्त करते हुए और जाएंगे और इसके साथ साथ जा कर के अपने लिए जो वाहन उस मतदान केंद्र और उन बूथों के लिए चिन्हित किए गए हैं उनमें वो बैठेंगे और वहाँ पे ससमय अपने जो भी उनका ड्यूटी स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे लेकर के। फिलहाल सभी मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली।